हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचरकुल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचरकुल कोचिंग की साइंस की बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, हेमराज और आहिर शिव आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, आर के सक्सेना आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, मुनीश त्रिपाठी आ चुके हैं, मनीष कुमार आ चुके हैं, प्रीतम कुमार आ चुके हैं, हितेश आ चुके हैं। चलो भाई स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। 4 दिन के बाद हम आज आ रहे हैं। एक्चुअली सैटरडे संडे तो आपका वैसे ही ऑफ होता है, मंडे का आपका 26 जनवरी था और कल मेरी तबीयत बिल्कुल, ये वाला जो कंधा है ना मेरा, इस कंधे में मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो कल मैं डॉक्टर के गई थी इस समय, तो थोड़ा मैं क्लास नहीं कर पाई थी। कोई बात नहीं, जो कल क्लास नहीं की वो आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करें अब अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे पिछली क्लास में? हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन होता क्या है। फिर हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी फेजेस होती हैं, है ना, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। और हम पढ़ रहे हैं सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कौन सा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तब जाके समझना कि ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। बड़ा चैप्टर है, मैंने पहले ही बताया था कि बेटा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, क्योंकि रेलवे का जो पैटर्न है ना, इस चैप्टर से घुस घुस के क्वेश्चंस पूछने का, तो हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सके। चलिए स्टार्ट करें फिर। ऑल क्लियर, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? जी हाँ बिल्कुल, लाइव क्लास है। मैम केमिस्ट्री के नोट्स हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में अपलोड हो गए कंप्लीट केमिस्ट्री के, हिंदी में आज या कल, आज मेरे पास पीडीएफ आ जाएगी, आई थिंक कल तक अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। 1 से 2 दिन दो, आपका केमिस्ट्री का हिंदी में भी नोट्स अपलोड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र, नाम से क्लियर है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है हमें किसका? मेल का। कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काम करता है। सबसे पहले अगर मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिखाऊं कि आखिर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखता कैसे है, तो कुछ ऐसे दिखता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें जितने भी सारे नाम लिखे हुए ना, ये सारे नाम क्या हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, क्या इनका काम है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बेटा रेलवे, स्पेशली रेलवे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, रेलवे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, क्वेश्चंस भर भर के इस साल ग्रुप डी 2025 में भी पूछे गए हैं, टेक्नीशियन के एग्जाम में भी पूछे गए, जेई के एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है जी मैम, आ जाइए। तो ऐसा दिखता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल बॉडी में तो है, लेकिन कहाँ होता है आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि आखिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन मेल बॉडी में दिखता कहाँ है। जिस जगह होता है उस जगह को बोलते क्या है? उस जगह को बोलते हैं हम पेल्विक रीजन। क्या बोलते हैं हम? पेल्विक रीजन कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस लोकेशन पे होता है उसको हम श्रोणी भाग कहते हैं या हम पेल्विक रीजन कहते हैं। ये कहाँ होता है? जहां पर दोनों आंतें खत्म होती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, जहां खत्म हो जाती है उसके नीचे वाले हिस्से को आप क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन कहते हैं, श्रोणी भाग कहते हैं। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होता है, लोकेशन क्या है, तो क्या करके आओगे? पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन कहाँ होता है? तो आप लिख सकते हो बिलो इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स का मतलब होता है आंत, आंतों के नीचे होता है बेटा। आंत जहां पे खत्म होती है उसके नीचे वाले हिस्से को हम पेल्विक रीजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कैसे बना है? तो कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 भागों से मिलकर बना हुआ होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं जितने भी नाम लिखवा रही हूं ये सारे नाम सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं, फीमेल में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो कभी कभी पता है एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 पार्ट लिख देगा, एक फीमेल का लिख देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा एक ऑर्गन है या कौन सा ऐसा भाग है जो नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आपको नाम भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 4 भाग में बांटते हैं। 1 नंबर पे जो आते हैं उनको बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहा जाता है। बच्चों एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, सिंगल, एक लिखना है तो टेस्टिकल, 2 लिखने हैं टेस्टिस। ठीक है,
टेस्टिस कितने होते हैं? 1 पेयर, एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं मेल बॉडी में। एक लिखोगे तो टेस्टिकल हो जाएगा इंग्लिश में, हिंदी में सेम नाम है। दूसरा आप बताओगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं कुछ डक्ट्स जिनको एक्सेसरी डक्ट्स कहा जाता है। डक्ट का मतलब क्या होता है? हमने बहुत पढ़ा है। डक्ट का मतलब होता है नलियां, पतले पतले पाइप, नलिकाएं। हिंदी में कहा जाता है इसको सहायक नलिकाएं। अब कौन कौन सी होती हैं सहायक नलिकाएं? सारे नाम पढ़ेंगे हम, उनके काम पढ़ेंगे, क्यों होती हैं, कहाँ होती हैं, सब पढ़ेंगे। 3 नंबर पे हम जो पढ़ेंगे उसको बोलते हैं मेल ग्लैंड्स। हिंदी में कहा जाता है पुरुष ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां जो सिर्फ पुरुष में होती हैं, जो मेल बॉडी में पाई जाती हैं। आपने सुना होगा कि आजकल लड़कों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, सुना है ना? मैम पीडीएफ नहीं मिला है लास्ट क्लास का, कोई बात नहीं, लास्ट क्लास का इस क्लास का एक साथ अपलोड करवा देंगे, काहे को घबरा रहे हो? मैम नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है? नोटिफिकेशन कितने भेजे यार? 20-30 क्लास होती है एक दिन में, आप लोग इरिटेट हो जाओगे। टाइम ऑन टाइम क्लास स्टार्ट होती है हमारी एप्लीकेशन पे सारे टीचर्स के, तो आप आ जाया करो, टाइमिंग जो है वो। 4 नंबर पे मैंने कहा प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट क्या है? ग्लैंड है। मेल ग्लैंड्स का मतलब है वो ग्लैंड जो सिर्फ मेल बॉडी में होती है, फीमेल बॉडी में होती ही नहीं है, उनको हम मेल ग्लैंड्स कहते हैं, उनको हम पौरुष ग्रंथियां कहते हैं। और 4 नंबर पे जो आता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, बाहरी जननांग भाग, वो भाग जो बाहर की तरफ दिख रहा होता है और जिसका काम जनन में काम आता है। बाहरी जननांग भाग, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। ये 4 है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने ऑर्गन्स या कितने भागों में बटा हुआ है, तो आप क्या करके आओगे? 4 भागों में बटा हुआ है। और कौन कौन सा? नंबर 1 पे टेस्टिस, नंबर 2 पे एक्सेसरी डक्ट्स, नंबर 3 पे मेल ग्लैंड्स, नंबर 4 पे एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। आइए मैं इन चारों को आपको दिखाती हूं सबसे पहले। चलिए इस फोटो में देखो, मैंने कहा ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कंप्लीट। अब मैं जहां जहां पेन चला रही हूं वो देखते जाना। बच्चों ये है टेस्टिस, एक जोड़ी, लेफ्ट टेस्टिस, राइट टेस्टिस, ये रहे टेस्टिकल्स, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना नाम, एपिडाइडमिस, ये नली हो गई, ये नली हो गई, ये नली हो गई, इन नलियों को बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट, सहायक नलिकाएं। 3 नंबर पे देखो, ये लिखा हुआ देखो ग्रंथि, ये ग्रंथि, ये ग्रंथि, यहां पर लिखा हुआ देखो सेमाइनल वेसाइकल, ये ग्रंथि होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये पढ़ना होता है हमें। और 4 नंबर पे इस हिस्से को बोलते हैं जहां से बाहर सीमेन निकलता है, व्रीय निकलता है, इसे बोलते हैं हम ग्लैंस पेनिस या एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। तो जब आप कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हो तो ये 4 भागों में बटा हुआ है, इस तरीके से 4 ऑर्गन्स हैं, बस आपको ये पढ़ना है पूरा, ठीक है। एक एक करके चारों पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे हेडिंग डालो, 1 नंबर पे हेडिंग डालो टेस्टिस। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टेस्टिस क्या होता है, कहाँ होता है, क्या काम करता है, फिर एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं, फिर मेल ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं, और एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया कौन कौन सा होता है। जब ये चारों पढ़ लेंगे तो समझना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा खत्म हो गया है। तो आइए हेडिंग डालिए टेस्टिस। सबसे पहले टेस्टिस, जिसको हम वृषण कहते हैं, एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझना, टेस्टिस को कहा जाता है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन कौन है। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक अंग, यानी कि वो मेन काम रिप्रोडक्शन का जो यहां हो रहा है, इसीलिए हम टेस्टिस को बोलते हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। या आप लिख दो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आप कैसे भी लिख सकते हो। ये प्राथमिक प्रजनन अंग माना जाता है। अब किसका? तो मेल बॉडी में है तो भैया मेल का ही माना जाएगा। तो लिख दो ये प्राथमिक जननांग अंग है या मेन है, कैसे भी लिख लो आप, प्राथमिक जननांग अंग है। अब मैम हमने टेस्टिस को मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोला? अब मुझे ये बताओ रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? आज के बाद कोई भी आपसे पूछे रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? दो प्रकार की सेल्स चाहिए। एक चाहिए स्पर्म, जिसको आप शुक्राणु कोशिका कहते हैं, दूसरा चाहिए ओवा, अंडाणु कोशिका। स्पर्म और शुक्राणु कोशिका और अंडाणु कोशिका, स्पर्म और ओवा, ये दोनों मिलेंगे तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब स्पर्म्स कहां बनते हैं? मेल बॉडी में। मेल में कहां बनते हैं? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां बनते हैं? यहां। तो बेटा हमने इसको प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन या प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहा? क्योंकि मैम ये वही जगह है जहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है। यहां पर शुक्राणुओं का जनन होता है बेटा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि शुक्राणु जनन कहां होता है, तो आप क्या करके आओगे? आप करके आओगे टेस्टिस या वृषण में स्पर्म्स बनते हैं। कैसे बनते हैं सब कुछ पढ़ाएंगे, अभी रुक जाओ। आगे बात समझ में कि हमने इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोला? जी मैम आ गई। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से। ये टेस्टिस जो है इनकी लोकेशन क्या है? कहां होते हैं टेस्टिस? टेस्टिस मेल बॉडी में होते कहां हैं? तो आप लिखोगे ये जिस जगह होते हैं वो जगह थैलीनुमा जगह होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जहां होते हैं एक पाउच में होते हैं, पाउच का मतलब होता है थैली, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्रोटम। और हिंदी में कहा जाता है वृषण कोश। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया टेस्टिस की लोकेशन क्या है, टेस्टिस होते कहां हैं? तो आप क्या करके आओगे? ये एक थैलीनुमा संरचना के अंदर पाए जाते हैं और उसी थैलीनुमा संरचना को स्क्रोटम कहा जाता है, वृषण कोश कहा जाता है। मैं आपको दिखाती हूं, ये टेस्टिस है। ये टेस्टिस ऐसे पाउच के अंदर होते हैं, तो इसी पाउच को आप क्या बोलते हो? स्क्रोटम बोलते हो। अब बच्चों ये जो स्क्रोटम होते हैं ना, दो होंगे, दो टेस्टिस है तो दो स्क्रोटम होंगे। ये मेल बॉडी से बाहर की तरफ होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। जैसे हमारी आंतें कहाँ है? अंदर है। लीवर कहाँ है? अंदर है। हमारा हार्ट कहाँ है? अंदर। हमारा ब्रेन कहाँ है? अंदर। लेकिन स्क्रोटम जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। क्यों होता है? कभी सोचा है? बस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। ये स्क्रोटम कहां होता है? शरीर के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। शरीर के बाहर की तरफ ये लोकेटेड रहते हैं, आउटसाइड होते हैं, बॉडी से बाहर की तरफ होते हैं। क्यों होते हैं? तो ध्यान से सुनो। स्क्रोटम में क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म बनाना, शुक्राणु बनाना। बेटा स्क्रोटम मेल बॉडी से बाहर की तरफ इसलिए होते हैं क्योंकि जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं उनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, और स्पर्म्स को बनने के लिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2-2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। आइडियल टेम्परेचर जो होता है स्पर्म्स बनने के लिए वो हमारे बॉडी के, हमारा जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे कम होता है। अब आप बताओ हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? हमारे शरीर का आंतरिक तापमान कितना होता है? अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना ही होता है। तो 37 में से माइनस कर लो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, उतना टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म्स बनने के लिए। तो आप क्या लिखोगे कि ये स्क्रोटम बाहर इसलिए होता है क्योंकि ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्म्स को बनने के लिए। तो आप माइनस कर लेना 37 माइनस। अच्छा देखो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए ह्यूमन बॉडी से कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है? तो आप क्या करके आओगे? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। अब हो सकता है आपसे डिग्री सेल्सियस में रेंज पूछ ले, तो 37 माइनस कर देना, 37 माइनस 2 कर देना, या 37 माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस कर देना, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समझ में आया कि स्क्रोटम ह्यूमन बॉडी से बाहर की तरफ क्यों होता है? क्योंकि मैम स्पर्म्स बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसलिए स्क्रोटम बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है? हाँ जी मैम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं अगली बात बता रही हूं उसको स्टार कर लेना। स्टार का मतलब मेरी क्लास में क्या होता है? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, ये मान लो आप। कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना, जब लड़का, मैं लड़की की बात नहीं करूँ क्योंकि लड़कों में होते हैं टेस्टिस, लड़कियों में तो होते ही नहीं है। जब लड़का माँ के गर्भ में होता है,
ध्यान से सुनना, जब कोई लड़का मां के गर्भ में होता है तब उस लड़के में ये स्क्रोटम उसके बॉडी में अंदर की तरफ होते हैं, पैल्विक रीजन में अंदर की तरफ होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे का डिलीवरी का समय आता है, बच्चे का जन्म का समय आता है, तो ये स्क्रोटम बाहर की तरफ धंस जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का जब जन्म होता है तो उन बच्चों में ये स्क्रोटम बाहर की तरफ नहीं आ पाते हैं। बाद में डॉक्टर सर्जरी करके उस स्क्रोटम को बाहर निकालता है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एक शब्द है बेटा, लिखो, क्या कहा जाता है? क्रिप्टोकॉर्डिज्म। इसे कहा जाता है क्रिप्टोकॉर्डिज्म। हिंदी में सेम नाम है बेटा। क्रिप्टोकॉर्डिज्म क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लड़के के शरीर के अंदर ही स्क्रोटम रह जाते हैं, उसके टेस्टिस बॉडी के अंदर रह जाते हैं। बाद में डॉक्टर सर्जरी करता है, ऑपरेशन करता है, और ऑपरेशन करने के बाद उस स्क्रोटम को बाहर की तरफ धकेल देता है। तो इस कंडीशन को नाम क्या दिया जाता है? क्रिप्टोकॉर्डिज्म। क्रिप्टोकॉर्डिज्म का मतलब क्या है? जब टेस्टिस लड़के के शरीर के अंदर रह गए। कब? जब उसका जन्म हुआ तब पता लगा। ऐसा ही एक शब्द है बेटा, मोनोकॉर्डिज्म। क्या? मोनोकॉर्डिज्म, सेम नाम है। एक टेस्टिस अंदर रह गया, एक टेस्टिस बाहर आ गया, इसे कहा जाता है मोनोकॉर्डिज्म। जब दोनों ही टेस्टिस अंदर रह गए, बॉडी के बाहर नहीं आए, तो इसको क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहते हैं। जब एक टेस्टिस अंदर रह गया, एक बाहर रह गया मेल बॉडी से, तो उसे मोनोकॉर्डिज्म कहा जाता है। और दोनों ही कंडीशन में डॉक्टर सर्जरी करता है और सर्जरी करके इस टेस्टिस को वापस इस स्क्रोटम में लाता है और स्क्रोटम को बाहर की तरफ कर देता है बॉडी में। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? वो कौन सी कंडीशन है जिसमें मेल बॉडी के स्क्रोटम या मेल बॉडी के टेस्टिस बॉडी के अंदर धंस जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं? तो उस कंडीशन को क्रिप्टोकॉर्डिज्म कहा जाता है। दोनों नहीं आए बाहर, क्रिप्टोकॉर्डिज्म। एक आ गया, एक नहीं आया, मोनोकॉर्डिज्म। समझ में आई मेरी बात कि टेस्टिस कहाँ होते हैं, टेस्टिस का काम क्या है? अब मैं आपको टेस्टिस की लेंथ और विड्थ लिखवा देती हूँ। हालांकि एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लिखना है तो लंबाई कितनी होती है? टेस्टिस की लंबाई की जब बात करते हैं तो ऐसा होता है टेस्टिस ओवल शेप में। शेप कैसा होता है? अंडे के आकार का। इसका शेप पूछे तो ओवल शेप, अंडे के आकार का वृषण होता है, अंडाकार का होता है। और अगर इसकी लंबाई पूछे तो ये जो लंबाई है ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। लेंथ लिख लो, 4 से 5 सेंटीमीटर। अगर विड्थ पूछे, अगर चौड़ाई पूछे तो 3 से 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई से पूछे तो 3 से 4 सेंटीमीटर। ये वाला चौड़ाई, ये वाला लंबाई। शेप पूछे तो ओवल शेप के होते हैं। ठीक है जी मैम, आगे बात समझ में। अब बात यह है कि जो टेस्टिस है इसका काम क्या है? स्पर्म्स बनाना। अब ये स्पर्म्स बनते कैसे हैं? तो चलिए आगे डिटेल में पढ़ते हैं हम। इस टेस्टिस की जब आप एनाटॉमी करोगे तो टेस्टिस के अंदर 3 प्रकार की सेल्स देखने को मिलेंगी। वृषण के अंदर 3 प्रकार की सेल्स मिलेंगी। लिख दो, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। वृषण के अंदर कुल कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। सबसे पहले आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे। 1 नंबर पे जो नाम होते हैं उनको बोलते हैं जर्म सेल्स। हिंदी में बोलते हैं रोगाणु कोशिका, लेकिन हिंदी में जर्म कोशिका के नाम से भी लिखा हुआ आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जर्म सेल्स या रोगाणु कोशिकाएं। नंबर 2 पे आती हैं, उनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल्स बच्चा? सर्टोली सेल्स। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर्टोली सेल्स का, सर्टोली कोशिकाएं। और नंबर 3 पे जो सेल्स आती हैं उनको बोलते हैं लैडिंग सेल्स। नंबर 3 पे आती हैं, उनको बोलते हैं लैडिंग सेल्स। अब एक बात ध्यान से सुन लो, सिर्फ ये सेल्स कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल बॉडी में ऐसी कोई सेल देखने को नहीं मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। एग्जामिनर पूछ ले जर्म सेल्स किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती हैं? मेल। क्या फीमेल में होती है? नो मैम। सर्टोली सेल्स किसके प्रजनन तंत्र का हिस्सा हैं? नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। लैडिंग सेल्स किसके जनन तंत्र का हिस्सा है? नर जनन तंत्र का हिस्सा है।
ये तीनों सेल्स होती कहां है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां होती है? तब आप आंसर क्या करोगे? टेस्टिस में होती है, टेस्टिस में होती है। यानी कि लड़कों में जो वृषण होता है उस एक वृषण में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। लेफ्ट वाले में भी सेम, राइट वाले में भी सेम। अब बात ये आती है कि मैम आखिर इन सेल्स का काम क्या है, क्यों है ये टेस्टिस के अंदर? तो चलिए फिर 4 क्वेश्चन बनेगा यहां से, 4 से 5वां क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा। सुनिए जरा ध्यान से, जर्म सेल्स का काम क्या होता है? जर्म सेल्स वो सेल्स होती हैं जो स्पर्म्स बनाती हैं, ये स्पर्म्स फॉर्मेशन करती हैं। जर्म सेल्स वो होती हैं जिन सेल से शुक्राणु कोशिकाओं का जनन होता है। लिख दो, ये शुक्राणु कोशिकाओं को जन्म देती हैं या शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करती हैं या शुक्राणु कोशिकाएं बनाती हैं। जर्म सेल्स क्या बनाती हैं? स्पर्म्स बनाती हैं। आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा? टेस्टिस की उन सेल्स का नाम बताओ जो स्पर्म्स बनाती हैं, तो आंसर क्या करके आओगे? जर्म सेल्स। अब इनका काम है स्पर्म्स फॉर्मेशन का। अब पता है ये स्पर्म्स फॉर्मेशन पहली बार किसी लड़के में कब होता है? जब उस लड़के की प्यूबर्टी एज शुरू होती है, तब उसमें स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं, मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। और लड़कों की प्यूबर्टी एज कब आती है मैम? या तो आती है 11 से 12 साल में, है ना। किसी किसी लड़के में हो सकता है 12 से 14 साल के बीच में आए, किसी किसी में 13 साल में, किसी में 12.5 साल में, किसी में 11.5 साल में, कभी भी उसकी प्यूबर्टी एज शुरू हो सकती है। तो जैसे ही लड़का 11-12 साल का होता है तो उसकी प्यूबर्टी एज, उसका किशोरा अवस्था शुरू हो जाता है। और जब उस बच्चे की किशोरा अवस्था शुरू होती है तो उस समय उसकी जर्म सेल्स स्पर्म्स को बना के मैच्योर कर देती हैं। मैच्योर का मतलब क्या है? अब ये जो स्पर्म्स हैं ये फर्टाइल हो सकते हैं। फर्टाइल का मतलब है ये अंडे को निषेचित कर सकते हैं, और अगर अंडे का साथ फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये बच्चा बना सकती है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। जैसे ही किसी लड़के की प्यूबर्टी एज शुरू होती है तो उस बच्चे के टेस्टिस के अंदर जर्म सेल्स होती हैं, वो स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक है, कर दिया। अब ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? ये स्पर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि मेल बॉडी से जो स्पर्म्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। वो ट्रैवल करते हैं और कहां आते हैं? फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। तो स्पर्म्स मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब स्पर्म्स के अंदर गति होती है, ये चल सकते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं। अब मूवमेंट करने के लिए, गति करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, भोजन चाहिए। तो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन कौन सी सेल्स प्रोवाइड करती हैं? सर्टोली सेल्स। ये एग्जाम का क्वेश्चन, इसको स्टार कर लेना। तो लिख दो, इट प्रोवाइड्स, इसके नीचे लिखना है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स। हिंदी में लिखो, ये कोशिकाएं शुक्राणु कोशिकाओं को भोजन प्रदान करती हैं। शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं या भोजन प्रदान करती हैं। कैसे? लिख दो। पता है बच्चों, कभी कभी ना कुछ किताब वाले सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स बोलते हैं। जैसे कोई इंसान बीमार हो जाता है, पेशेंट मरीज हो जाता है, तो वो हॉस्पिटल में जाता है, तो हॉस्पिटल में नर्सेज होती हैं। वो जब इंसान बीमार होता है तो नर्सेज क्या करती हैं? उसकी सेवा पानी करती हैं, पूरी उसकी देखभाल करती हैं। नर्सेज ही उसको खाना पीना सब कुछ देती है। ठीक ऐसे ही ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं, इनको नर्स सेल बोलते हैं। नर्स सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पर्म्स को क्या करती हैं? खाना पीना देती हैं, ताकि स्पर्म्स जिंदा रहें, ताकि स्पर्म्स में क्या रहे? एनर्जी रहे, ऊर्जा रहे, ताकि स्पर्म्स मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रैवल कर पाए। तो एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन बना क्या कि कौन सी सेल्स हैं जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं? आंसर क्या होगा? सर्टोली सेल्स। ऐसा का ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधा। ठीक है जी मैम। अब ये जो तीसरी सेल्स है इनका नाम क्या है? लेडिंग सेल्स।
लैडिंग कोशिकाएं, ये बनाती हैं मेल हार्मोन। ये मेल बॉडी में ही होती हैं और मेल हार्मोन बनाती हैं। अब मुझे बताओ मेल हार्मोन का नाम क्या है? नर हार्मोन किसको कहते हैं? वो हार्मोन जो एक लड़के को लड़की से डिफरेंट बनाता है, उस हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यही कहते हैं जी मैम। तो ये वो सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती हैं। आप लोग तो सिर्फ इतना पढ़ देते हो कि मेल हार्मोन जो है वो टेस्टिस में बनता है। अरे भैया साफ साफ तो लिखा हुआ है, क्योंकि लैडिंग सेल्स टेस्टिस में है तो टेस्टिस में ही तो क्या बनता है? मेल हार्मोन। मेल हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। यही हार्मोन होता है जो लड़कों की दाढ़ी मूंछ को बढ़ाता है, लड़कों के स्पर्म्स को मैच्योर करने का काम करता है। तो जब तक टेस्टोस्टेरोन सही बन रहा है तब तक मेल वाले सारे कैरेक्टर्स उस लड़के के अंदर हैं। अगर ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो गया तो उस लड़के में लड़के वाले कैरेक्टर नहीं, लड़कियों वाले आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब आगे तो आप समझ ही गए होंगे, आगे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैम आपसे कहना क्या चाह रही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? है ना? ठीक है, तो भैया खुश हो जाओ, तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन सही मात्रा में निकल रहा है। अगर कम निकला ना तो फिर तुम समझ ही गए हो। आजकल रील्स में नहीं आते हैं क्या ऐसे लड़के, है ना? चलिए अब सुनो, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा टेस्टिस के अंदर वो कौन सी सेल्स हैं जो स्पर्म्स बनाती हैं? आपका आंसर होगा जर्म सेल्स। टेस्टिस के अंदर वो कौन सी सेल्स है जो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देती हैं? आपका आंसर होगा सर्टोली सेल्स। टेस्टिस के अंदर वो कौन सी सेल्स हैं जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं? आंसर होगा लैडिंग सेल्स। आंसर होगा लैडिंग सेल्स। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो टेस्टिस की जब स्ट्रक्चर में देखा तो हमने अंदर 3 प्रकार की सेल्स देखी। हो गया, बता दोगे क्वेश्चंस कैसे कैसे बने? जी मैम। अब हम देखेंगे कि आखिर ये स्पर्म्स बनते कहाँ हैं, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। ये तो पता लग गया कि कौन सी सेल्स बनाती हैं, लेकिन ये बनता कहाँ है? आप कहोगे मैम टेस्टिस में तो बनता है। अरे भैया टेस्टिस में भी तो कोई जगह होगी जहां पे बनता है। तो चलिए फिर आइए जरा नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूं एक टेस्टिस की एनाटॉमी। टेस्टिस को जब कट करोगे तो अंदर से ऐसा दिखेगा। घबराना नहीं है, एक टेस्टिस है और कुछ भी नहीं है। देख रहे हो आपको अंदर कितने सारे नाम दिख रहे हैं? ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर लिखेंगे एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की आंतरिक संरचना, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। अब यहां से जो जो क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ वही पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर आप बुक से पढ़ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगी आपको। इतना कंफ्यूजिंग दे रखा है ना एनसीईआरटी तक ने, आप पढ़ने की कोशिश करना, आप पढ़ ही नहीं पाओगे इस चैप्टर को। मैंने एकदम समराइज करके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उस तरीके से आपको पढ़ा रही हूं। लिखो वृषण की आंतरिक संरचना, वृषण की आंतरिक संरचना, एनाटॉमी, आंतरिक संरचना या संरचना कैसा होता है अंदर से, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। टेस्टिस कैसा होता है? ओवल शेप में होता है, ऐसा। ठीक है, अंडे के आकार का होता है। एक टेस्टिस का पढ़ेंगे तो सेम ही होता है दोनों में सेम ही होता है। जी मैम, है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट सुनो। नहीं मैं नहीं मानता मैम। हाँ निवेश मीना, क्या नहीं मानते हैं आप? मुझे कैसे पता होगा बेटा। चलो, जब इस टेस्टिस को अंदर से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको ऐसे लोब्यूल्स दिखेंगे, ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए दिखेंगे बेटा, ऐसे कंपार्टमेंट। और इन कंपार्टमेंट का नाम क्या है? लोब शब्द सुनते हैं ना आप? लोब क्या होता है? दिखने में अलग अलग पार्ट्स हैं लेकिन इंटरनली आपस में कनेक्टेड है, उसको आप लोब बोलते हो। तो ऐसी लोब दिखते हैं और इन लोब का नाम होता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। इनका नाम क्या होता है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। हिंदी में बोलते हैं वृषण पालिकाएं। ऐसे अलग अलग पालिकाएं, अलग अलग कंपार्टमेंट दिखते हैं टेस्टिस के अंदर। तो एग्जामिनर पूछता है एक टेस्टिस में कितनी वृषण पालिकाएं या टेस्टिक्यूलर लोब्यूल होते हैं? तो याद रखना एक टेस्टिस में ऐसे 250 होते हैं। कितने होते हैं बेटा?
250 होते हैं। मैम अब आप दिखाइए, अब आप दिखाइए, चलिए आपको फोटो में दिखाते हैं। ये दिख रहे हैं आपको कंपार्टमेंट, 1 2 है ना, ऐसे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं जी मैम। इन्हीं कंपार्टमेंट को आप क्या बोलते हो? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल कहते हो, ये वाले कंपार्टमेंट। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि एक टेस्टिस में कितने टेस्टिक्यूलर लोब्यूल हैं? 250। बता दोगे? जी मैम। ऐसे आपको बनाने, आप पूरे बना लेना, गिन के बना लेना अगर आपको शौक हो तो। अब आओ, इसके अंदर जब आप देखोगे, इन कंपार्टमेंट्स के अंदर आप देखोगे तो बेटा इस तरीके की पतली पतली नलियां दिखेंगी, ऐसी डक्ट दिखेंगी और पतली डक्ट दिखेंगी ऐसे। जब एक कंपार्टमेंट को अंदर से देखोगे तो ऐसी बहुत सारी पतली पतली डक्ट, पतली पतली नलियां दिखेंगी ऐसे ऐसे। और इन नलियों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। बेटा ट्यूब का मतलब होता है नली, ट्यूब का छोटा कर दो ट्यूब्यूल। हिंदी में कहा जाता है इनको शुक्रजनक नलिकाएं। हिंदी में क्या कहा जाता है इनको? शुक्रजनक नलिकाएं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान रखना, आपको इंग्लिश मीडियम के शब्द भी याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कहा एक टेस्टिस को अंदर से कट करोगे तो ऐसे आपको कंपार्टमेंट्स दिखेंगे 250। इन कंपार्टमेंट्स को आप टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं। और इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर पतली पतली और डक्ट्स दिखेंगी, बहुत छोटी छोटी, बहुत माइन्यूट, बहुत पतली पतली, उनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। मैम दिखाइए, चलिए आपको दिखाते हैं। ये कंपार्टमेंट है जी, इस कंपार्टमेंट के अंदर देख रहे हो पतली पतली नली दिख रही है जी मैम, ये नलियां, ठीक है। ये क्या है? ये नलियां। देखो इन नलियों को दिखा रखा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये रही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये दिख रही है नली जी मैम, दिख रही है। ये रही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दिख गया जी। अब जो मैं आपको बताने वाली हूं अगला नाम, वो सुनो। ये जो पतली पतली नलियां हैं ये सारी आके ऐसे एक यहां पर आके एक जाल सा बना लेती हैं, ऐसे एक जाल सा नेटवर्क बना लेती हैं। कहने का मतलब है यहां पर पतली पतली और यहां आके ऐसे एक जाल सा बना लेती हैं। नलियों का जाल होता है ऐसे 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 नलियों का जाल होता है। और इसी जाल को कहा जाता है रेटेटेस्टिस। इसे क्या कहा जाता है? इस जाल को कहा जाता है रेटेटेस्टिस। इसको क्या कहा जाता है बेटा? रेटेटेस्टिस। हिंदी में बोलते हैं वृषण जाल। पतली पतली नलियों का एक जाल होता है, नेटवर्क होता है। चलिए आपको दिखाते हैं कहां पे होती है। ये देखो, ये जाल दिख रहा है, ये जाल, ये वाला जी मैम। ये नाम दिख रहा है, क्या है? रेटेटेस्टिस। हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण जाल। बहुत सारी पतली पतली नलियां आकर एक जाल सा बना लेती हैं, उस जाल को रेटेटेस्टिस कहते हैं। आ गया समझ में? जी मैम। अब इस रेटेटेस्टिस से देखना एक और नली निकलती है ऐसे नीचे की तरफ, इस नली को बोलते हैं एपिडाइडमिस। इसे क्या कहते हैं? एपिडाइडमिस कहते हैं। ये देखो ये नली निकल रही है जी मैम, ये नली, इसको एपिडाइडमिस कहते हैं। तो इसको बना दो, एपिडाइडमिस को बना दो। इसी से नीचे की तरफ ऐसे, ये ऐसे एक और नली निकलती है और इस नली को कहा जाता है एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस हिंदी में कहा जाता है अधिवृषण। हिंदी में क्या कहा जाता है? अधिवृषण। अब इस अधिवृषण से एक और जाल ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे एक और ऐसे ट्यूब निकलती है बाहर की तरफ। ये टेस्टिस से बाहर होती है, इसको कहा जाता है वास डेफरेंस। इसे क्या कहा जाता है? वास डेफरेंस डक्ट। हिंदी में लिख दो शुक्रवाहिका नली। ये शुक्राणुओं का वाहन करती है, इसे शुक्रवाहिका नली कहते हैं। ऐसी होती है। नाम याद करो फिर से, मैं फिर से रिपीट करवाती हूं आपको। काजल मैम लेकिन क्लास इतनी लेट क्यों स्टार्ट की है? किसने की क्लास लेट इतने स्टार्ट? मैं तो एकदम टाइम पे आ गई बेटा। 2 बजे का मतलब मैं 2 बजे आ जाती हूँ, तुम फालतू की बात मत करो, तुम खुद लेट आते हो।
सुनो, मैं फिर से बताती हूँ क्योंकि ये सब आप कंफ्यूज कर जाते हो चीजें। मैंने कहा, देखो, मैंने जब आपको बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या पढ़ाया था मैंने? पहला हिस्सा पढ़ाया टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में आपको पता लग गया। दूसरा मैंने कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ सहायक नलिकाएं होती हैं, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, कुछ नलियां होती हैं। ये नलियां कितनी होती हैं? 4 होती हैं। मैम 4 के नाम बताओ। अभी मैं लिखवा भी दूंगी, नोट्स कैसे बनाओगे वो भी बताऊंगी। ये रही आपके 4 नलियां। कौन कौन सी मैम? मैं शुरू करती हूं, ध्यान से समझना। 1 नंबर पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिकाएं। 2 नंबर पे रेटेटेस्टिस, वृषण जाल। 3 नंबर पर एपिडाइडमिस, अधिवृषण। और 4 नंबर पे कौन सी होगी? वास डेफरेंस डक्ट, शुक्रवाहिका नली। ये लो 4। आ गया समझ में? 4 नलियां। तो अगर आपसे पूछे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी डक्ट्स होती हैं, कितनी एसेसरी डक्ट्स होती हैं? 4। मैम क्या फीमेल बॉडी में इनमें से कोई स्ट्रक्चर होती है? ना बेटा, फीमेल बॉडी में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे और पढ़ाती हूं, जरा सुनिए। सुनिए, क्या ध्यान से समझना, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, इसमें सबसे पहले स्पम्स बनते हैं। यहां पर स्पर्म फॉर्मेशन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यहां पर शुक्राणु जनन होता है। यानी कि मैम ये वो नलियां हैं जिन नलियों के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। जी हां, जी हां, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। इसका मतलब मैम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कौन सी सेल्स होंगी? जर्म सेल्स होंगी। रोगाणु कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, वो क्या बनाती हैं? वो स्पर्म्स फॉर्मेशन करवाती हैं, वो स्पर्म्स को बनाती हैं। यहां पर बन गए स्पर्म्स, देखते जाना, समझना। देखो, यहां बन गए, इस कंपार्टमेंट में बन गए, इसमें बन गए, इसमें बन गए, ऐसे बहुत सारे स्पर्म्स बन गए, बहुत सारी स्पर्म्स यानी बहुत सारी शुक्राणु कोशिकाएं बन गई। बन गई? जी मैम। अब बनके ये स्पर्म्स ट्रेवल करते हैं इस जाल में। ये जाल कौन सा है? रेटेटेस्टिस। और रेटेटेस्टिस क्या करता है? इन स्पर्म्स को यहां पे ट्रांसफर कर देता है। ये कौन सी नली है? एपिडाइडमिस। और पता है एपिडाइडमिस में मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स होता है। ये वो जगह है जहां पर स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। ये वो नली है जहां पर शुक्राणुओं की परिपक्वता होती है। भाई यहां तो नया नया स्पर्म बना, यहां पे आके मैच्योर होता है ये। तो एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन डालता है, सीधा एग्जामिनर कहता है कि टेस्टिस की उस नली का नाम बताओ जहां पर स्पर्म्स मैच्योर होते हैं। तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स कहां हो रहा है? एपिडाइडमिस में। तो लिखो, ये वो जगह है जहां पर शुक्राणुओं की परिपक्वता होती है। यहां पर स्पर्म्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं, यानी कि वो अंडे को फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोगों में स्पर्म्स बन तो जाते हैं लेकिन वो स्पर्म्स मैच्योर नहीं होते हैं, तो ऐसा लड़का कभी बाप नहीं बन पाता है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हैं देखिए आप में स्पर्म्स तो अच्छे खासे बन रहे हैं लेकिन स्पर्म्स मैच्योर नहीं हो रहे हैं भैया। और जब स्पर्म्स मैच्योर ही नहीं होंगे तो प्यारे बच्चों, क्या वो अंडे को फर्टाइल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऐसा लड़का पिता बन पाएगा, बाप बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, है ना। कुछ लोगों में स्पर्म्स बनते ही नहीं, जब बने ही नहीं तो मैच्योर कहां से हो जाएंगे? आगे मेरी बात समझ में? तो यहां पर स्पर्म्स मैच्योर होते हैं और मैच्योर होके यहां पे स्टोर हो जाते हैं बेटा। तो लिख दो, इसी जगह पर स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स होता है। क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, यानी कि शुक्राणु स्टोर हो जाते हैं, शुक्राणु का संग्रहण होता है, स्टोर हो जाते हैं। जब तक स्पर्म्स बाहर नहीं निकलेंगे तो यहां पे स्टोर रहेंगे, यहां पे स्टोर रहेंगे। ठीक है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा फिर से रिपीट करूं? जी मैम, एग्जामिनर पूछता है टेस्टिस की उन नलियों का नाम बताओ जिनमें स्पर्म्स प्राइमरली बनते हैं। सबसे पहले कहां बने? आंसर होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यहां पे बनते हैं।
एग्जामिनर पूछता है स्पर्म्स मैच्योर और स्टोर कहां होते हैं, आंसर होगा एपिडाइडमिस। अब बन गए, मैच्योर हो गए, स्टोर हो गए। अब बेटा जब स्पर्म्स बाहर निकलेंगे तो इसी हिस्से से इस नली में आ जाएंगे स्पर्म्स, और ये नली क्या करती है, इस टेस्टिस से स्पर्म्स को बाहर निकाल देती है। और बाहर निकाल के ये कहां जाती है, ध्यान से समझना, यहां आओ, चलिए आपको बताते हैं ये नली कैसे लेकर जाएगी। ये देखो, ठीक है, ये यहां पर बने स्पर्म्स, जी मैम, अब बन के ये इस नली में आ गए। इस नली को मैंने कहा ना, ये तो स्पर्म्स बाहर लेके जाती है, ये टेस्टिस से बाहर होती है। ये जो नली है ना, ये नली, ये पाइप दिख रहा है, पाइप, जी मैम, इसी पाइप को बोलते हैं वास डेफरेंस। ये स्पर्म्स को इस रास्ते से लेकर जाती है और फिर इस रास्ते से होते हुए स्पर्म्स ऐसे एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया से होते हुए बाहर निकल जाते हैं, ऐसे बाहर निकलते हैं। तो मेरी बात समझ में आई कि ये नली क्या कहलाती है, ये नली वास डेफरेंस कहलाती है। ये क्या करती है, ये स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर इस रास्ते से ले जाएगी, ऐसे ऐसे ले जाएगी। ये नली यहां पे खत्म होती है, आप देख लो यहां पे। तो आप क्या लिखोगे, इस नली का काम क्या है, वास डेफरेंस का। इसका काम होता है स्पर्म्स को आउट करवाना। स्पर्म्स को किससे आउट करवाना, टेस्टिस से। ये स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर लेके जाती है। अब बाहर कहां, तो समझ गए ना, यूरेथ्रा वाला पार्ट उस रास्ते पे लेकर जाती है। तो ये 4 प्रकार की नलियां होती हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूं, बहुत अच्छा, जो इतनी बार रेलवे के एग्जाम में आए, इतनी बार कि आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। बेटा मेल नसबंदी, नसबंदी लड़के की भी होती है, लड़की की भी होती है। नसबंद, नसबंदी का मतलब क्या, नस को बंद कर दिया, अब ये लड़का पापा नहीं बन सकता। और मेल नसबंदी के ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, वेसेक्टोमी कहा जाता है। वेसेक्टोमी क्या होता है, लड़के की नसबंदी वेसेक्टोमी कहलाती है। ठीक है, जब कभी किसी लड़के की नसबंदी करवा दी, अब वो लड़का आगे बच्चा नहीं कर पाएगा, फैमिली प्लानिंग के लिए करते हैं, है ना, 2 बच्चे हो गए, अब आगे बच्चे नहीं चाहिए, तो भैया नसबंदी करवा लो, या तो लड़के की कर दो, या तो पिता की कर दो, या माता की कर दो, है ना। तो प्यारे बच्चों, इस वेसेक्टोमी में करते क्या है, डॉक्टर्स इसी वास डेफरेंस पे एक छोटा सा कट लगाते हैं, ऐसे कट लगा दिया और कट लगा के इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, यहां से ये लो ब्लॉक हो गया। अब जब ये नली ब्लॉक हो गई तो मुझे बताओ, क्या स्पर्म्स आगे ट्रेवल कर पाएंगे, नहीं। तो क्या स्पर्म्स यहां से आगे नहीं आए तो क्या स्पर्म्स इस रास्ते से होते हुए बाहर निकलेंगे, नहीं मैम। इसका मतलब अब ये लड़का क्या नहीं कर पाएगा, बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। जब स्पर्म्स इस बॉडी से बाहर ही नहीं गए तो बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। तो हो गई ना फैमिली प्लानिंग, हो गई ना फैमिली प्लानिंग। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि मेल नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो क्या करके आओगे, वेसेक्टोमी कहा जाता है। वेसेक्टोमी ऑपरेशन में कौन सी नस को छोटा सा कट लगा के वहीं पर ब्लॉक कर दिया जाता है, तो कौन सी नली को काटते हैं, वास डेफरेंस, शुक्र वाहिका नली को काटते हैं। काटने के बाद क्या नहीं होगा, शुक्राणु मेल बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम अगर स्पर्म्स बाहर नहीं निकले तो क्या इस लड़के में स्पर्म्स बनेंगे ही नहीं। अरे स्पर्म्स तो यहां बन रहे हैं, स्पर्म्स तो बनेंगे अभी भी इसमें, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया। ऐसे इसमें ब्लॉकेज आ गई, ब्लॉक कर दिया, इसको कट करके बांध दिया, इस नली को छोटा सा कट लगाते हैं और यहाँ पे रास्ता ब्लॉक करके बांध देते हैं इसको। ऐसे ये पाइप है, ऐसे मान लो, है ना, इस पाइप में यहाँ कट कर दिया और इसको ऐसे बांध दिया, वेसेक्टोमी हो गया। तो प्यारे बच्चों, वेसेक्टोमी ऑपरेशन के बाद स्पर्म्स बनते हैं, यहीं बनेंगे, यहीं पे डीजनरेट हो जाएंगे, बनेंगे मर जाएंगे, बनेंगे मर जाएंगे, बनेंगे मर जाएंगे, बनेंगे मर जाएंगे, लेकिन वो यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया। इसी को वेसेक्टोमी, इसी को मेल नसबंदी कहा जाता है। कौन सी नली को काटा जाता है, याद करो, वास डेफरेंस नली के ऊपर कट लगा के बांध दिया जाता है। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में।
अब चलिए मैम नोट्स कैसे बनाएंगे इस चीज को, ये तो मैंने समझाया है आपको, चलिए हम आपको इसको नोट डाउन भी करवा दें। ऊपर हेडिंग डालना एक्सेसरी डक्ट्स। 2 नंबर पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ डक्ट्स आती हैं जिनको आप एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं कितनी होती हैं बच्चा? 4 होती हैं। नाम लिख लोगे? जी मैम। कितनी होती है? 4। नंबर में कितनी होती हैं? 4। अब मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ा रही हूं वही सीक्वेंस याद रखना। कभी कभी एग्जाम में इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, फिर तुम लोग वहां मुंह लटका के बैठ जाते हो। 1 नंबर पे क्या लिखनी है? सबसे पहली जहां पे स्पर्म्स बनते हैं, किसमें बनते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? शुक्र जनक नलिकाएं। अरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों की तो मजे हैं वैसे भी। शुक्र शुक्राणु, जनक मतलब जन्म, तो इस जगह शुक्राणुओं का जन्म होता है। इन नलियों में शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन लिख दो नीचे कि इसमें क्या होता है? प्राइमरी स्पर्म्स फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले प्राथमिक तौर पे स्पर्म्स बनते हैं, यहां पे प्राइमरी स्पर्म फॉर्मेशन, हिंदी में लिखो प्राथमिक तौर पर शुक्राणुओं का जनन होता है। इसमें क्या होता है? शुक्राणु जनन होता है। अब जनन के बाद कहां जाती हैं ये दूसरी नली में जाते हैं और जाकर किस में? उस जाल में फंस जाते हैं स्पर्म्स। उस जाल को हम क्या बोलते हैं? उस जाल को बोलते हैं रेटेटेस्टिस, हिंदी में बोलते हैं वृषण जाल। ये जाल है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ डक्ट्स। वृषण जाल 2 नंबर पे कहां आई? यहां पर आ जाते हैं वो। अब वृषण जाल क्या करता है? इसका काम होता है आगे भेज देना स्पर्म्स को। ये क्या करता है? इसका फंक्शन लिख दो, इट ट्रांसफर्स sperms to एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस यह शुक्राणु कोशिकाओं को वृषण जाल अधिवृषण तक पहुंचाता है। यह शुक्राणु कोशिकाओं को या शुक्राणुओं को, सीधा ये लिख दो, शुक्राणुओं को अधिवृषण एपिडाइडमिस तक पहुंचाता है। अधिवृषण तक भेज देता है या पहुंचा देता है, जैसे भी आपको लिखना है, भेज देता है। आगे स्पर्म्स किस में? आगे तीसरी नली में। और तीसरी नली का नाम क्या था? तीसरी नली का नाम था एपिडाइडमिस। तो 3 नंबर पे लिखो एपिडाइडमिस। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? एपिडाइडमिस को हिंदी में बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण। अब अधिवृषण में क्या काम होता है? 2 काम। पहला काम मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, शुक्राणुओं की परिपक्वता। शुक्राणु कोशिकाएं मैच्योर होती है यहां पर, तो लिख दो मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। हिंदी में क्या लिखोगे? शुक्राणु कोशिकाओं की परिपक्वता होती है यहां पर। और दूसरा काम क्या लिखोगे? स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। स्टोरेज ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का स्टोर होते हैं, यहां पे भंडारण होता है शुक्राणु कोशिकाओं का। और बाद में कहां जाती है ये शुक्राणु कोशिकाएं? बाद में ये वास्ट डेफरेंस में चली जाती हैं। तो चौथी जो नली होगी उसका नाम क्या है? चौथी का नाम होता है वास्ट डेफरेंस डक्ट, या वास्ट डेफरेंस भी लिख दोगे तब भी चलेगा। और हिंदी में क्या नाम हो जाएगा? शुक्र वाहिका नली, जो शुक्राणुओं का वाहन करती है, शुक्र वाहिका नली। और इसका काम क्या होता है? स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर निकालना। ये क्या करती है? शुक्राणु कोशिकाओं को वृषण से बाहर निकाल लेती है। तो लिख दो ये स्पर्म्स को बाहर निकाल देती है, स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर ले आती है। टेस्टिस से बाहर। अब 2 लिखोगे तो टेस्टिस, 1 लिखोगे तो टेस्टिकल, बाहर ले जाती है। ये लो। और इसी नली को जब काट देते हैं तो स्पर्म्स मेल बॉडी से बाहर नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर नहीं कर पाते हैं। और वो बच्चा क्या, वो तो लड़का हो गया, वो लड़का बाप नहीं बन पाता। सीक्वेंस ऐसे ही याद करनी है बेटा। कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लेता है।
सेम सीक्वेंस इसी डायग्राम में दी हुई है, ये देख लो आपका डायग्राम एनसीईआरटी का, सेम सीक्वेंस दी हुई है ऐसे ही। देखो एक नंबर पे ये रहा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटे टेस्टिस, फिर ये एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस से ये बाहर की तरफ ये वाली वास डेफरेंस। ये देखो नंबरिंग करूं, ठीक है। इस एनसीईआरटी के डायग्राम में नंबरिंग देख लो, 1 नंबर, 2 नंबर, और ये एपिडाइडमिस, ये पूरा एपिडाइडमिस 3 नंबर। हाँ बस एपिडाइडमिस का ये हेड वाला पार्ट, ऊपरी भाग, ये टेल वाला भाग हो गया, ये नीचे का भाग है। और एपिडाइडमिस से ये 4 नंबर पे ये रही वास डेफरेंस, ये रहा वास डेफरेंस, और ये ऐसे स्पम्स को ऐसे बाहर ले जाएगी। ये लो 4 नलियां। क्या आप इसी सीक्वेंस में याद कर लेंगे, यस और नो? मैंने पहले डायग्राम बना के दिखाया कैसे कैसे होता है, फिर मैंने आपको लिखवा भी दिया और ये भी बता दिया वेसेक्टोमी ऑपरेशन क्या होता है। इतनी बात क्या आपको समझ में आ गई? आज आपको पता लग गया होगा कैसे स्पर्म्स बनते हैं। अच्छा ये मत पूछो अभी कितने बनते हैं, सारी बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे, रुक जाओ। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बनते हैं। आप अपने आप को खुशनसीब समझो कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एक बार ह्यूमन मेल बॉडी से बाहर निकलते हैं, और मिलियंस में से कोई एक स्पर्म जाकर अंडे को फर्टाइल करता है तो एक बच्चा पैदा होता है बेटा। तो कितने लकी हैं आप, है ना? ओके जी मैम। तो ये एक्सेसरी डक्ट्स हो गई। अब इसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो तीसरा हिस्सा हमने यहां पर लिखा था, ये देखिए, हमने टेस्टिस पढ़ लिए, हमने एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ ली। अब 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे मेल ग्लैंड्स। 3 नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? मेल ग्लैंड्स। पौरुष ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? वो ग्लैंड जो सिर्फ मेल बॉडी में होंगी बेटा, फीमेल बॉडी में ऐसे कोई नाम नहीं पढ़ोगे आप। लिख दो मेल ग्लैंड्स। हिंदी में सेम नाम है पौरुष ग्रंथियां। वो ग्रंथियां जो सिर्फ मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं उनको मेल ग्लैंड्स कहते हैं बेटा। अगर ये दोनों में होती तो मेल क्यों आगे ऐड होता? ठीक है। अब ये कौन कौन सी होती हैं जरा लिखिए, आज आप इनके नाम याद करोगे, ठीक है। 1 नंबर पे जो होती हैं उसको बोलते हैं आप सेमाइनल वेसाइकल। आज आप इनके नाम याद करके आओगे, कल इनका काम पढ़ेंगे। नंबर 1 पे होती है उनको सेमाइनल वेसाइकल, हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राशय ग्रंथि। अभी दिखाएंगे आपको। नंबर 2 पे होती है उनको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। नंबर 2 पे होती है उनको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। हिंदी में सेम नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, इसी ग्रंथि में कैंसर हो जाता है तो उसे प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है। नंबर 3 पे आती है, वो बल्ब के आकार की होती है तो इसका नाम पड़ता है बल्बोरुथ्रल। बल्बोरुथ्रल ग्लैंड्स। एक लिखनी है, ग्लैंड कर दो। हिंदी में सेम नाम है बल्बोरुथ्रल ग्रंथि। ग्रंथि इसी का एक दूसरा नाम होता है, जब भी एग्जाम में आती है तो इस नाम से नहीं आती है, इसका दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड। आप अगर PYQ लगाते हैं तो आपको वहां पर ये नाम दिखा होगा। काउपर ग्रंथि किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है? मेल, नॉट फीमेल, ओनली मेल। ये 3 ग्रंथियां होती हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होती हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्रंथियां हैं, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरुथ्रल ग्लैंड। मैम दिखाओ हम कैसे मान ले? तो चलो आपको दिखाते हैं, मान जाओगे थोड़ी देर में। पहले ये सब हटाऊं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए देखो, ये दिख रही है सेमाइनल वेसाइकल, ये दिख रही है आपको सेमाइनल वेसाइकल? जी मैम, ये वाली, ठीक है। फिर आपको ये नाम दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड? जी मैम। फिर नीचे के ये वाला, ये मुझे इस डायग्राम में दिखा नहीं रखा, देखो ये रहा सेमाइनल वेसाइकल, ये रहा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाला, और ये रही बल्बोरुथ्रल ग्लैंड। बल्ब के आकार की होती है ऐसी, ये 3 होती हैं। आगे बात समझ में? तो आज हम क्लास यहीं तक रखेंगे, आपको ये तीनों नाम याद करके आने हैं। क्या करती है सेमाइनल वेसाइकल, क्या करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या करता है बल्बोरुथ्रल ग्लैंड, ये हम कल पढ़ेंगे।
कल ये खत्म करके हम क्या कर देंगे, कल हम ये खत्म करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर देंगे। परसों तक हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक क्लास लगेगी, फिर एक क्लास में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लगेंगे, फिर प्रैक्टिस। लंबा चैप्टर, और ये एक चैप्टर नहीं है, इसमें हम 3-4 चैप्टर खत्म कर लेंगे, पता है आपको, 3-4 चैप्टर हम इसमें खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। कोई डाउट यहां तक की क्लास में? बस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 20-25 मिनट का बचा है, वो कल कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। ओके मैम इसके पीवाईक्यू भी लगवाइएगा। बेटा मैं हर चैप्टर के पीवाईक्यू लगवाऊंगी, जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा हर एक चैप्टर का, इसका नहीं। मैंने कहा था ना इस बैच में थ्योरी के साथ प्रैक्टिस सब कुछ करवाऊंगी मैं, तो उसकी टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो। पहले चैप्टर तो फिनिश करो, जब चैप्टर फिनिश कर लोगे इसकी पीवाईक्यूज लगवाऊंगी, और देखना एक भी पीवाईक्यू ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, ये वादा है मेरा। एक भी पीवाईक्यू ऐसा नहीं होगा जो आप ना लगा पाओ, बस शर्त यह है कि आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं, क्लास का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा टाइम दिया करो। क्लास का पीडीएफ हम भेजते हैं, टेक्निकल टीम अपलोड करती है, शाम तक होता है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।